मुर्मू साहब आए, चुरमू साहब आए, खुरमू साहब आए, कोई भी साहब आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट इज 370 एंड 35A, उसके बाद स्टेटहुड वगैरह। मगर क्योंकि आज आपने बाउंड्री को हाथ लगाया, जो मैंने अभी आपको बताया, तो आपने आज तीसरे फरीक को खड़ा कर दिया, दैट इज चाइना। 370 और 35A के साथ वो हाथ भी नहीं लगा सकते। ये कानून कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। क्यों नहीं यहाँ की सिविल सोसाइटी पिटिशन करती, जैसे हमने किया। प्राइम मिनिस्टर, योर पॉलिसी विल नॉट वर्क इन जम्मू एंड कश्मीर, यू हैव फेल्ड। जरा चलिए कल एक रेफरेंडम कराइए, डू यू वांट 370 और नॉट। आपको जवाब मिल जाएगा, मुझे भी जवाब मिल जाएगा। सर से लेकर पाँव तक आप तो 370 की ही पैदावार हो, आप किस खेत की मूली हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। मैं हूं शाह तौकील इस्लाम। नाज़रीन, आपको पता ही होगा कश्मीर का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है आए दिन चेंज होता है, आए दिन इसमें उथल पुथल होती रहती है। इसी सिलसिले में हम बात करते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर से। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट जनाब मुजफ्फर शाह साहब। शाह साहब, आपका खैर मकदम। शुक्रिया। शाह साहब, आर्टिकल 370 लास्ट ईयर 5 अगस्त को ख़त्म किया गया। पहले हमारी जो स्टेट हुआ करती थी, प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था यहाँ पे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से सीएम से गवर्नर, गवर्नर से लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब एडवाइजरीज तक पहुँच गई। आगे जाके ये कहाँ पहुँचेगा? ये तो बदकिस्मती है हमारी पूरे कौम की, और मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती पूरे हिंदुस्तान की भी है कि जो रियासत खुद में एक मुल्क था, उसको आज आपने यूनियन टेरेटरी का दर्जा दे दिया और उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। और जहाँ तक हमारा मानना है कि ये जो फैसला हुआ है, जो बीजेपी के सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, आपकी चैनल की वसादत से मैं उनको कह दूं कि लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, मॉरली, एथिकली आपने एक हिमालयन ब्लंडर की, और इसका अल्लाह ही हाफिज़ है। अब मैं इतना कह सकता हूँ आपको, क्योंकि न तो आप कानूनन, न आप हमारे झंडे को हाथ लगा सकते हैं, न कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ लगा सकते हैं, न यहाँ की बाउंड्रीज़ को हाथ लगा सकते हैं। शाह साहब, बीजेपी का मंशूर तो यही था कि हमें आर्टिकल 370 ख़त्म करना था, लेकिन यहाँ की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका मंशूर था हमें इसको डिफेंड करना है। कहाँ ये चौकस हो गई, क्यों वो डिफेंड नहीं कर पाए इसको? बीजेपी का तो मंशूर था, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो इसको इम्प्लीमेंट कभी नहीं करते थे। हालांकि जो बीजेपी के बहुत बड़े आइडियोलॉग थे कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स के, लेट अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनके टाइम का ये भी डिमांड थी, मगर उन्होंने कभी इस पर आंच नहीं आने दी, हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो जानते थे, वो फॉरेन पॉलिसी बहुत जानते थे, वो एक एक्सपर्ट थे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उनको ये भी पता था कि हम कुछ भी बोल दें, मगर इसके साथ हाथ लगाना तो समझ लीजिए एक आप सुसाइड के बराबर कर रहे हैं। और वो एक्चुअली हुआ आज। पहले तो हमारे बात अब करते थे कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, यहाँ का पहाड़ी, वो यहाँ का प्रिंसिपल पार्टी है टू द कश्मीर इशू, प्रिंसिपल सफरर है इसका। एक गुलिस्तान था, अब उस गुलिस्तान को तोड़ दिया। ये एक गुलिस्तान है, एक गुलदस्ता, वो एक प्रिंसिपल सफरर है, वो पार्टी नंबर 1, आप माने या ना माने। और उसके बाद 2 मुल्क जो हमारे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जिनके बीच में ये मामला 1947 से चला आ रहा है, तो 2 पार्टी इसके थे। शिमला ताशकंद, अपना शिमला माहदे के बाद ये बायलैटरल इन्होंने डिसाइड किया कि भाई इसको बायलैटरली आपको हल करना है, चलिए छोड़ दीजिए उस चीज़ को। मगर चूंकि आज आपने बाउंड्री को हाथ लगाया, जो मैंने अभी आपको बताया, तो आपने आज तीसरे फरीक को खड़ा कर दिया, दैट इज़ चाइना। अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो दिग्गज थे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, मिसेस गांधी, इतना हमारे साथ तजाद होने के बावजूद, हमारी लीडरशिप के साथ तजाद होने के बावजूद, उन्होंने 370 पर कभी हाथ नहीं डाला। और आज आपने ये डाला, और आपने मोदी साहब, अमित शाह जी, बगैर इसका एंड रिजल्ट जाने हुए, मैं तो कहूँगा कि आपने खुदकुशी कर ली है। क्या आपको लग रहा है जो चाइना इंडिया स्टैंड ऑफ हो रहा है ये इसी की वजह से? बिल्कुल, वो खुद, मैं तो कह नहीं रहा हूँ। कल भी चाइनीज़ इस पर उनका ऑफिशियल वर्जन आया कि वो 370 को, ये ऐसे किसी को जम्मू कश्मीर को इस तरह से टैम्पर करने का एक माने उस चीज़ को वो मानते नहीं। मैं तो नहीं कह रहा हूँ,
उसके बाद ही वो अपना वो गलवान वैली का किस्सा वगैरह सारा हुआ। शाह साहब, इंडिया का कहना है जो आर्टिकल 370 है टेम्परेरी था, इसको जाना ही था। क्या ये फेलियर नहीं है यहाँ की जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं, उन्होंने इसको परमानेंट नहीं किया वक्तन फवक्तन? ये नहीं, देखिए इसमें क्योंकि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, मैं खुद एक वहाँ पे एक पिटिशनर हूँ और शायद सबसे पहला वन ऑफ द फर्स्ट वंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ 370 एंड 35A सिविल सोसाइटी की तरफ से, फिर अपनी जमात की तरफ से, उसके बाद हमारी बाकी जमातें जो यहाँ पे हमारे साथ उसमें आई और इकट्ठे मिलकर हम फिर खड़े हो गए। बहुत बड़ी बात थी और उसका फ़ैसला अभी तक भी नहीं हुआ है और वो मामला अभी ज़ेर गौर है हमारी सुप्रीम कोर्ट में उधर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को यहाँ के लोग अब ज़्यादा उस पर कुछ भरोसा उठ गया है बदकिस्मती से, क्योंकि उनका कंडक्ट जो कश्मीर के बारे में है दैट हैज़ नॉट बीन अप टू द मार्क, जो एक उस जैसे ऊंचे कोर्ट का जिसका दुनिया में नाम है, मगर कश्मीर के बारे में वो बहुत ही चूक कर रहे हैं। तो ये मेरा इस चीज़ का मानना है। और आपने जो सवाल किया उसमें आपने कुछ दोबारा बताइए, वो क्या आप बता रहे थे? अभी तक जो ये पहले टेम्परेरी बोल रहे हैं, हाँ, इसको जी हाँ। अमित शाह ने जब अपने होम मिनिस्टर ने जब ये मामला पार्लियामेंट में जल्दबाजी में रखा तो उन्होंने कहा ये तो टेम्परेरी था इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। पर टेम्परेरी क्यों था? ये टेम्परेरी इसलिए था क्योंकि आपको इसको तभी हटाना था जब आप जम्मू कश्मीर के अवाम की आर पार, हमारे 5 खित्ते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद, जब आप इनकी राय लेंगे उसके बाद आप इसको हटा सकते हैं, नॉट टिल दैट टाइम। ये तो गोपालास्वामी आयंगर जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया है पूरे इस किस्से को, और अपने सरदार पटेल ने इसको पेश किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको सेकंड किया इसी चीज़ को। तो जब आप कह रहे हैं टेम्परेरी है, तो दूसरा बात, जब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जब उसने अपना काम ख़त्म कर दिया, इट लेड डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेड डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द कंकरेंट अप्रूवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ये कोई मामूली किस्सा नहीं था कि जी बस महादा हो गया, यूं दस्तखत कर लिए और आप चल दिए। जी नहीं, 2 पहलू हैं इसके। उस वक़्त में 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज थी मुल्क में, मैं 47-48 की बात कर रहा हूँ। एक था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिंदुस्तान की पूरी, और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर बजाते खुद एक मुल्क था। तो इन 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के बीच में महाराजा का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसको शक्ल दी गई इनटू आर्टिकल 370 कि आया यूनियन ऑफ इंडिया में और जम्मू कश्मीर स्टेट में किस तरह से हम आईनी तौर इसको आपस में हम बात करें, हम आपस में इसको चलाएं। व्हाट आर द वेज एंड मीन्स दैट यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल वर्क अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ आर्टिकल 370। सो 370 वो बन गया, इट फॉर्म्ड द बेसिस, वन ऑफ द बेसिक पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एक बेसिक पिलर बन गया, ठीक है। जब ये बेसिक पिलर बन गया तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फिर लॉज वगैरह फ्रेम करने थे। उन्होंने तमाम लॉज फ्रेम करने के बाद, क्योंकि उस वक्त 9 अगस्त 1953 हो चुका था और उसका मुसवदा, इस सारे चीज़ का मुसवदा शेर कश्मीर ने पूरा तय करके रखा था बिटवीन द 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, राइट। सो ये कि सॉवरेन गारंटी थी, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है जिसको आपने हाथ लगाया है। ये एक सॉवरेन गारंटी थी, आयरन क्लैड गारंटी given by the Parliament of India, guaranteed by महात्मा गांधी, लॉर्ड माउंटबेटन, और इस गारंटी को दे दिया आपने जम्मू कश्मीर के मुंतखब नुमाइंदे को, जिनकी लीडरशिप थी शेर कश्मीर के हाथ में। सो सॉवरेन गारंटी बिटवीन द पीपल ऑफ द कंट्री विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ये जब बात हुई तो उसके बाद 9 अगस्त का वाक़ा पेश आया, शेर कश्मीर और उनके तमाम रुफ़का जेलों में चले गए। मगर तब भी जो काम ख़त्म किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, वो आइन साज असेंबली जिसको बोलते हैं, वो काम ख़त्म हुआ 56 में। और जब ये काम ख़त्म हुआ उन्होंने 370 को टच नहीं किया, विच मीन्स कि दैट 370 assumed
a permanent place in the Constitution of India. इसको आप हटा नहीं सकते हैं. So अमित शाह जी ने ये उधर तो बोल दिया उन्होंने ठीक से कि ये टेम्पररी है, बट पूरा इसकी वजाहत नहीं की कि इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज उस वक्त की जिसकी एक लीगल सैंक्टिटी थी और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने इसको फ्रीज कर दिया. अब आप उसको टच नहीं कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि अगर आपको 370 को टच करना है तब आपको रिवाइव करनी पड़ेगी नॉट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यू हैव टू रिवाइव द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट हैज़ फिनिश्ड इस वर्क. उसने अपना काम तमाम कर दिया. इट कैन नॉट बी रिवाइव्ड अगेन. उसीलिए मैं एक बात और आपकी चैनल के थ्रू अपने तमाम यहाँ के लोगों को बताना चाहता हूँ, मुल्क के लोगों को बताना चाहता हूँ जो एक्सपर्ट्स हैं इस बारे में, उनको ये भी बावर करना चाहता हूँ कि भाई आप इस चीज़ को अब न तो हाथ लगा सकते हैं, न किसी के पास इसको अमेंड करने का पावर है, न इसको एब्रोगेट करने का पावर है, न इसके साथ छेड़छाड़ करने का पावर है. कल को समझ लीजिए यहाँ पर इलेक्शन हो जाता है और बीजेपी जिस तरीके का यहाँ पे जिस तरीके का अफसोस है कि जिस तरीके से जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मैसिव मेजॉरिटी ली थी, हम ये भी समझे थे कि शायद अब वो समझ जाएंगे कि चलिए अब कश्मीर के मामले को पाकिस्तान के साथ बैठकर हल कर, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक मुतफ़िक़ा तौर यहाँ सामने लाकर इस चीज़ को हल किया जाए, उम्र भर के लिए छोड़ दें. करोड़ों अरबों डॉलर हम आपस में आर पार में कश्मीर के इस मामले के लिए खर्च कर रहे हैं, जो हमारी दोनों मुल्कों की इकानमी तबाह बर्बाद हो चुकी है. मगर उन्होंने वो नहीं किया. उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो सारा मामला, हिंदू महासभा का मामला, उसको सामने लाकर, और जो आज हुआ है यार उसकी बात तो करना फजूल है. तो जो वो करने अब आए हैं, ये मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई इस चीज़ को आप अब जो हमारी, अगर कल को आप यहाँ पे इलेक्शन भी करते हैं और आप उसको मैनिपुलेट करते हैं और अपनी, आप समझ लीजिए कल ऐसा एक सिचुएशन आ जाए कि बीजेपी के पास 90 सीट्स में से मान लीजिए आप 80 सीट्स आ जाती हैं. चलिए मैं एक बता देता हूँ, और मेजॉरिटी आ गई, पूरी 2/3 मेजॉरिटी है, तो वो अपने असेंबली में आ सकते हैं और कह सकते हैं ओके, हमने जो पार्लियामेंट ने हमारी ये एक अक्सरियत से 370 को कलअदम करार दिया था, 35A को कलअदम करार दिया था, हम उस पर अपनी, आज हमारी यहाँ पे अपनी ये असेंबली वजूद में आई है, हम उसको रेटिफाई करते हैं और मोहर लगाते हैं. जी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये और हमारा लॉ ये इजाज़त ही नहीं देता है. न यहाँ की असेंबली, न पार्लियामेंट, न सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 370 और 35A के साथ वो हाथ भी नहीं लगा सकते हैं. ये कानून कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है. लेकिन कानून और यहाँ की असेंबली भी नहीं लगा सकती है. कानून तो बनाई हाँ, यहाँ एक चीज़ कर सकता है, इसको चेंज, इसको ऑल्टर कर सकता है, इसको जो भी उनको करना हो, दैट इज़ अगर आप दोबारा जम्मू कश्मीर की आइन साज असेंबली को वजूद में लाएंगे. उसको वजूद में लाना टेक्निकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली पॉसिबल ही नहीं है. सो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, आपने जो कुछ किया है नहायत ही अफसोसनाक और गलत किया है. किसने आपको ये करने की सलाह दी है? उनको शायद ख़ुद भी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसका किस्सा क्या है, आपको शायद पूरी तरह उन्होंने ब्रीफ नहीं किया है. बहुत बड़ी गलती की है और इसका खमियाजा आप सबको भुगतना पड़ेगा. शाह साहब, आपने बात की यूनिटी की, तो शायद याद होगा 4 अगस्त 2019 गुफ्कार डिक्लेरेशन, आप भी उसके हिस्सा थे जी. लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में पार्टीज अलग अलग तरीके से पिटीशन दायर करें, ये नहीं हो सकता यूनाइटेड होकर एक साथ ही पिटीशन. नहीं, ये बात आपकी सही है. ये पिटीशन जो लगी हुई हैं, मैं तो चाहता हूं कि और पिटीशंस वहाँ हैं, पूरा कश्मीर पिटीशन करे. क्यों नहीं करते हैं? यूनाइट होकर पिटीशन नहीं कर सकते. कर सकते हैं. जितनी भी आपकी पिटीशंस वहाँ जाएंगी उसको फिर क्लब किया जाता है. आप करें, क्यों नहीं? यहाँ की सिविल सोसाइटी पिटीशन करती है, जैसे हमने किया है. मुजफ्फर शाह, जो लोग वहाँ पर हैं, जो लोग वहाँ पर नहीं हैं, आइए. मुजफ्फर शाह साहब का क्या टेक है गुफ्कार
डिक्लेरेशन पे? गुपकार डिक्लेरेशन माशाल्लाह आपने ये देखा होगा, एक साल में हमारी कल मीटिंग होने वाली थी 5 तारीख को, वो नहीं होने दी सरकार ने। और उसमें जितने भी हमारे 4 अगस्त 2019 के जितने भी मेंबरान थे वो सब रेडी थे वहाँ पर 2020 5 अगस्त को गुपकार में फिर दोबारा मिलने के लिए। उसका मतलब यही निकलता है कि आज तमाम सियासी जमातें जो उस वक्त के गुपकार डिक्लेरेशन के माने सिग्नेटरीज थे, माने उसके जो उस वक्त मौजूद थे, वो बराबर उसी तरह खड़े हैं जिस तरह 2019 4 अगस्त को खड़े थे। सो वी आर यूनाइटेड ऑन दैट। और इंशाल्लाह आइंदा दोबारा कभी जब भी इसकी मीटिंग कॉल की जाएगी और बात की जाएगी इस पर कि आइंदा क्या लाएअमल रखा जाए। अक्सर जो और हमारा बात यह है, वी आर टॉकिंग अंडर द 4 वॉल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अक्सर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाद दायरे में बात कर रहे हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के दायरे में बात कर रहे हैं, और आपने उस चीज़ को तार तार करके फाड़ के फेंक दिया है। और जो पिछले खुसूसन इस 1 साल में क्या मुसीबत आपने यहाँ पर हमारे बच्चों पर लाद दी है, इकोनॉमिक लॉकडाउन, पॉलिटिकल लॉकडाउन, कम्युनिकेशन लॉकडाउन, इससे ज़्यादा क्या है? हमारा लॉकडाउन तो 5 अगस्त से चल रहा है। और आरएसएस और बीजेपी की पॉलिसी यहाँ चलने वाली नहीं। मैं सीधा बोल रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर योर पॉलिसी विल नॉट वर्क इन जम्मू एंड कश्मीर, यू हैव फेल्ड। शाह साहब, आपने जो मीटिंग बुलाई थी ऑल पार्टी, फारूक अब्दुल्ला साहब ने बुलाई थी 5 अगस्त को ही क्यों? यहाँ पे जो बेशतर जो लोग हैं वो अक्सर बोलते हैं फारूक अब्दुल्ला साहब को पता ही 5 अगस्त को यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होगी, जाने नहीं देंगे, फिर उसी डेट पे उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग क्यों बुलाई? उससे आगे या पीछे भी बुला सकते थे। नहीं, देखिए, एक 5 अगस्त की एक इफादियत है, ये मत समझिए कि 5 बुद्धि नहीं है। और एक बात यह है कि तमाम सियासी जमातें हमारी लेकर आज तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है जिससे कि यहाँ पे खून नाहक दोबारा सड़कों पर गिरे। ये कौन सी बड़ी बात है? मैं आपकी चैनल से दोबारा पूछता हूँ अपने होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, बड़े अदब से और एहतराम से, कि सर दंगा फसाद करवाना क्या, इतनी सियासी जमातें, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, मगर नहीं होने दिया जाएगा। और आज जो जम्मू कश्मीर का मैं एक बात और बता दूं, 5 अगस्त 2020 आज एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है। वो ये है कि जम्मू रीजन मैसिव, एक मेजॉरिटी जम्मू रीजन की, जम्मू नहीं है एक सिर्फ रघुनाथ बाजार है और गांधीनगर है और कठुआ और सांबा है, एक प्रोविंस है, एक जम्मू एक प्रोविंस है भाई। डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, गुल गुलाबगढ़, बानेहाल, टनल पार करते ही पूरा जम्मू है। उसकी एक मैसिव मेजॉरिटी ने, वहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी वहाँ रहते हैं उस डिवीज़न में, और लद्दाखी हमारे भाई, करगिल के, लद्दाख के खुद हता कि कश्मीरी पंडित्स की एक बहुत बड़ी तादाद वो एक्सेप्ट करते हैं बात कि नहीं, 370 और 35 ए जो है ये एक गारंटी सिर्फ यहाँ के मुसलमान के लिए नहीं है, उसकी जायदाद के लिए, उसकी जॉब्स के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, उसकी स्कॉलरशिप्स के लिए, उसकी वहदत के लिए जम्मू कश्मीर का अपना एक मकाम है। ये हम सब के लिए है। वो समझ गया आज जो ये डोमिसाइल का मैटर आया है, आज आपको ये कह रहे हैं कि हम 35,000 जॉब्स भरने जा रहे हैं। ज़रूर भरें सर, मगर इस पर हक तो हमारा है ना। बिल्कुल। मेरे पास खुद यहाँ पे करीब 7-7.5 लाख बेकार नौजवान पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियाँ हैं। क्या आपका मतलब है कि जो सालों साल से दरबदर फिर रहे हैं, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, पंडित भी है, सिख भी है और बौद्ध भी है? वो समझ गए जो कश्मीर हमको बोल रहा था कि 35A इज़ अ गारंटी फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली फॉर अ कश्मीरी मुस्लिम। इट हैज़ प्रूव ट्रू टुडे। क्या आज आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पर 5 साल से रहा है या 10 साल रहा है, जिसका यहाँ से कोई लेना देना है ही नहीं, वो भी आज डोमिसाइल के फॉर्म भर के वो भी मेरा हिस्सेदार बन जाता है यहाँ पर? यही तो महाराजा ने
बंद किया था 1927 में जब ये लॉ वजूद में आया, हालांकि उसके पहले ये चल रहा है। 1910 से इसकी दागबेल पड़ी है और इसकी दागबेल है कश्मीरी पंडित और जम्मू के डोगरे ने डाली है। आज मेरा डोगरा भाई समझ गया है कि नहीं, ये तो हमको सियासत में ये ले जा रहे हैं और हमको बीजेपी ने टोटल धोखा दिया है। सो ये बहुत बड़ी बात हुई है आज 1 साल के अंदर अंदर ही कि आज पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का प्रोविंस, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, दे आर फॉर रिटेंशन ऑफ 370 एंड 35A। अगर इतना आपको अबूर है कि आपने जी बहुत बड़ा कोई किला फतह किया है जम्मू कश्मीर में, ज़रा चलिए कल एक रेफरेंडम कराइए, डू यू वांट 370 और नॉट? आपको जवाब मिल जाएगा, मुझे भी जवाब मिल जाएगा। शाह साहब, पहले नारा लगता था हमें 53 की पोजीशन वापस दी जाए, सेल्फ रूल या सेल्फ रूल दिया जाए, लेकिन आज की डेट में अगर वही नारा हम देखेंगे हमें स्टेटहुड वापस देंगे, क्या उसका मतलब हम आर्टिकल 370 को अब भूल गए, अब हमें स्टेटहुड चाहिए? जम्मू कश्मीर लद्दाख इज़ इनकम्प्लीट विदाउट 35A एंड 370। उसमें कोई सेल्फ रूल, वेल्फ रूल, ये रूल वो रूल, ये कुछ नहीं चलेगा। सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन मेरी ये है कि आयरन क्लैड गारंटी थी, एक सॉवरेन गारंटी है, फोरफादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया ने दी हुई है, जम्मू हिंदुस्तान के अवाम ने दी हुई है थ्रू देयर पार्लियामेंट टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, टू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप अगर ये इरिवोकेबल गारंटी वापस ले लें तो आपका और मेरा रिश्ता तो ख़त्म हो गया। देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन अस। एक्स-CM का बयान आता है अगर स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगी मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, लेकिन उसकी पार्टी उसको कहते हैं ये इनकी ज़ाती राय है। नहीं, वो एक देखिए, वो आप तो उनसे पूछ सकते हैं। वो उस पार्टी आप जिसने ये बोला है, मेरे लिए उस पर टिप्पणी करना या जिसको टिप्पणी हिंदी में बोलते हैं उस पर ये बात करना शायद सही नहीं होगा। मगर मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि कोई भी सियासी जमात यहाँ पर 1-2 को छोड़ के जो आज बीजेपी का रोल यहाँ पे अदा कर रहे हैं, जिनको कल को अगर मैदान में आएंगे इन चीज़ों को ठीक ठाक करके, उनको तो शायद ज़मानतें भी अपनी कहीं नहीं मिलेंगी। ज़मानत तो छोड़िए, ज़मानत के वो टुकड़े भी नहीं कहीं मिलेंगे। ये तो मैं पूछने वाला था। तो क्वेश्चन ये है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि इसको कन्फ्यूजन में डाल दिया आपने, बहुत सी चीज़ इसमें कन्फ्यूजन में आ गई है। स्टेटहुड 370, फर्स्ट इज 370 एंड 35A, Then, उसके बाद स्टेटहुड वगैरह, और ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं लोगों में। कोई सियासी जमात जिसने यहाँ पे साल से काम किया हो वो ऐसी बात कर ही नहीं सकते। एक सियासी जमात वजूद में आई है, वो कह रहे हैं कब तक हम 370-35A का रोना रोएंगे, तो अब तो हमें आगे बढ़ना है। उनसे इतना ही पूछिए, आपकी जो सर से लेकर पाँव तक आप तो 370 की ही पैदावार हो, आप किस खेत की मूली हैं? आज आप बोलते हैं जी 370 नहीं, आज तो हम उसके बगैर ही कहाँ हो गया, आपने काम हो गया, आपके लिए हो गया होगा काम, यहाँ के आवाम के लिए नहीं हुआ है। यहाँ के हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए मुझे गारंटी चाहिए अपनी ज़मीन की। आप तो गए थे वहाँ प्रधानमंत्री के उधर निवास पर, क्या किया उनने आपको? आपके वापस आने के बाद ही तो डोमिसाइल यहाँ कर दिया। वादा एक किया था। किधर है गारंटी मेरी? किधर है मेरे बच्चे की गारंटी? क्या लेके आए हो आज? 370 का उम्र भर खाया और आज बोलते हो कि 370 क्या है, हमको क्या चाहिए? छोड़ो जी, आगे बात करेंगे। किस तरह करोगे? आज आपको बोल रहे हैं कि डोमिसाइल है, कल को आपको बोलेगा वो ओके ना, आपको कहीं पर भी जहां उसको ज़मीन मिल सकती है, जहां पर हो सकता है उसको दे दिया जाए, आप क्या करेंगे? क्या बात करने आए हैं आप यहाँ पर आज? कौन मानेगा ये? कौन बच्चा मानेगा? कौन बाप मानेगा? कौन माँ मानेगी? कौन हिंदू मानेगा? कौन सिख मानेगा? कोई नहीं मान रहा। कश्मीरी पंडितों का एक हिस्सा इतना शोर शराबा कर रहा था, वो भी आज शायद समझ गए हैं कि ये तो कुल्हाड़ी मेरे पैर पे पड़ी है। शाह साहब, डिलिमिटेशन हो रहा है यहाँ पर, डिलिमिटेशन की प्रोसेस चल रही है, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ये सारा यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने की बात है, चाहे डोमिसाइल है या डिलिमिटेशन है। ये डिलिमिटेशन का किस्सा तो आप 2026 तक कर ही नहीं सकते, एक्चुअली 2031 तक।
इस पर फ्रीज लगी हुई है पूरे हिंदुस्तान में। कश्मीर में खुसूसन इट विल गो अप टू 2031, जब सेंसस वगैरह वो सब आएगा तब आप कर सकते हैं। और जब डिलिमिटेशन का किस्सा शुरू हुआ था उस वक़्त फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट थी 2002 में, शायद, यस 2002 में। उस वक्त जब इस किस्से पे बात हुई थी तब वहाँ पे असेंबली में बीजेपी के 8 मेंबरान थे। ऋषि कुमार कौशल जी वगैरह जैसे होते थे पुराने बीजेपी के उस वक्त जनसंघ के थे वो। उन्होंने भी हाथ उठा के कहा कि हाँ करेक्ट, क्योंकि पूरे मुल्क में इस पे फ्रीज लगा है, हमारी रियासत में भी फ्रीज लगना चाहिए। डिलिमिटेशन आप अभी नहीं कर सकते जब तक आप सेंसस पूरा ना हो। सेंसस पूरा होगा, उसकी कार्रवाई ख़त्म होगी 2026 में, उसको इम्प्लीमेंट करते करते 2031 हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं मैं डिलिमिटेशन आज यहाँ पे करने जा रहा हूँ, पूरे मुल्क में तो डिलिमिटेशन नहीं है, यहाँ पर क्या ज़रूरी पड़ा है? यहाँ पर आपको क्यों पड़ रहा है ज़रूरत कि आप डोमिसाइल यहाँ पे लाएं? मैं अदब से प्राइम मिनिस्टर से फिर मुखातिब हूँ, होम मिनिस्टर से मुखातिब हूँ कि आप बताएं सर कि यहाँ पे आपको डिलिमिटेशन कराने की क्या ज़रूरत पड़ी है, डोमिसाइल लाने की क्या ज़रूरत पड़ी है, आपको क्या चाहिए? एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है पूरे मुल्क में, आपका ये ताज एक था। आपने आज 370 का और ये 35A का किस्सा करके आपने एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी बोले जो यहाँ का गुलदस्ता है, आपने उसकी पगड़ी उछाल कर उधर कूड़े में फेंक दी। तो वो क्या करेगा? ऐसे आपका तमाशा ही देखता रहेगा। और आपको पता है कि ये फेलियर है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, मगर आपने किया तो करिए। आपने डेमोग्राफी की बात की है, क्या वाकई आपको लग रहा है डेमोग्राफी चेंज हो रही है? दूसरा सवाल, अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ पे क्या जिम्मेदारी आयद है उसको डिफेंड करने के लिए? जो डेमोक्रेटिकली, टेक्निकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली जो फ़र्ज़ बनता है हर एक आदमी का, ये सिर्फ सियासी जमातों को हम क्यों सामने लाएं? लीडरशिप तो आगे चली गई, पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का मामला है, उन सबको देखना है ये बात। शाह साहब, अगर लीडरशिप आगे चले, डेमोक्रेटिकली बात करनी है। अगर आप कोई बात अब यहाँ करें तो पहले तो बात ही नहीं करने देते। बात करें तो आपको मैं आपके प्रेस को आप अगर उल्टा इधर उधर दाएं बाएं लिख लें जो आजकल की रूलिंग पार्टी के उनके हल्क में उतरने वाली बात ना हो, अगेंस्ट ना हो, आपको उठा के ले जाएगा और बंद कर देगा। तो पहले उनको ये देखना है कि क्या डेमोक्रेसी यहाँ पे लखनपुर से इधर को काम करती है कि नहीं। उसको काम करने दीजिए, डेमोक्रेटिकली बात करेंगे, शोर शराबा नहीं होगा, खून खराबा नहीं होगा। चलते चलते आखिरी सवाल, 5 अगस्त की शाम को गिरीश चंद्र मुर्मू का रिज़ाइन आ गया, साथ ही यहाँ पे नए LG का भी निफाज हो गया। इस चीज़ को आप क्या देखते हैं? ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट यहाँ पे स्टॉप हुई थी, अब ये प्रोसेस आगे बढ़ने लगी है? देखिए जी, आप इसमें रोने धोने की बात ही नहीं है। मुर्मू साहब आए, मनोज साहब आए, अभी ये जोशी साहब आए हैं, क्या सिन्हा साहब आए हैं, उसके पहले हमारे सत्यपाल मलिक जी थे। सब कोई अपना अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही ख़रीद लिया यहाँ की। उन्होंने अपने पावर, अपने सत्यपाल मलिक जी ने तो अपना ही पावर लेके, लेजिस्लेटर का पावर लेकर कहा कि यही मेरा पावर है, पूरे जम्मू कश्मीर में पावर लेके पार्लियामेंट को दे दिया। पार्लियामेंट में वही पावर इस्तेमाल करके 370 को ख़त्म कर दिया, विच इज़ एब्सोल्युटली अ वायलेशन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये उनको सोचना, ये कोर्ट में मामला है सारा। तो वहाँ पे बात करेंगे, देखेंगे क्या होगा वहाँ पे। तो मुर्मू साहब आए, चुरमू साहब आए, खुरमू साहब आए, कोई भी साहब आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनसे इतनी ही गुजारिश, जो अपने नए आए हैं अभी यहाँ पे, भाई प्लीज़ मनोज सिन्हा साहब, काइंडली आप इतना तो कर सकते हो, यू एंश्योर देयर इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम टू मूव आउट एंड टॉक फ्रीली, एंड दैट्स व्हाट डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट। कर सकते हो तो करो, देखेंगे क्या करेंगे वो। शुक्रिया शाह साहब हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू। नाजरीन, ये थे मुज़फ़्फ़र अहमद शाह, वाइस प्रेसिडेंट अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमसे बात कर रहे थे आर्टिकल 370 के हवाले से और 35 के हवाले से। आगे प्रोग्राम में अगली सियासी शख्सियत को दावत देंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।